हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया बुक है 7500 जीकेजीएस उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण काल से एवं लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो ये किए थे थॉमसन ने। कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से एवं लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो ये किए थे थॉमसन ने। रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किए थे टेलर एवं यंग मिलकर। जो कांस्य है, कांस्य किसका मिश्रण होता है? तो कांस्य तांबा और टीन का मिश्रण होता है। सर जॉन चाइल्ड थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, जिसे कौन निष्कासित किए थे? जिसे औरंगजेब ने निष्कासित किए थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे सर जॉन चाइल्ड, जिसे औरंगजेब ने निराशित किए थे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो ये हो जाएंगे राजराज प्रथम। कह रहा है कि कौन सा भारतीय शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो ये हो जाएगा राजराज प्रथम। और राजराज प्रथम ने ही पहली बार श्रीलंका पे आक्रमण किया था। सर्वाधिक चोल वंश के विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। कुलोत्तुंग प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो राज केसरी की उपाधि धारण की थी। आगे देख लेंगे। 3 नंबर हो जाएगा, प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है? कह रहा है कि प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलता है या होती है? तो ये हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। मंदसौर जो अभिलेख है ये संबंधित है यशोधर्मन शासक से। प्रयाग प्रशास्त्री जो अभिलेख है ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। और जूनागढ़ के जो भीतरी अभिलेख है ये संबंधित है स्कंदगुप्त से। हुण के आक्रमण कहेगा, हुणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। आगे देख लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है उसे देखना है। तो बारी बारी देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, ये सही है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा था, ये भी सही है। अशोक ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि गलत है। 3 नंबर क्या है? गलत है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। अशोक ये मौर्य वंश के प्रतापी शासक थे। 4 नंबर ऑप्शन देखेंगे। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्रोतों का उपयोग किया, ये सही है। अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और अपने बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। आगे देख लेंगे इसमें कि कौन कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 4। आगे हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का जो प्रसार था मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो ये हो जाएंगे सोहरावर्दी। बिहार में कौन सा संप्रदाय प्रसिद्ध था? तो बिहार में कहेगा तो कादरी संप्रदाय प्रसिद्ध था। सोहरावर्दी से कौन जुड़े थे? बहाउद्दीन जकरिया, ये सोहरावर्दी संप्रदाय से जुड़े थे। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को। आगे देख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हो जाएगा क्रम से हो जाएगा सप्त पैगोड़ा मंदिर, उसके बाद हो जाएगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, उसके बाद हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर और उसके बाद में हो जाएगा गंगे कोंड का पूरम मंदिर। जो बृहदेश्वर मंदिर है इसे बनवाए थे राजराज प्रथम ने।
महाबलीपुरम का तट मंदिर तथा सप्त पैगोड़ा मंदिर ये दोनों के निर्माण करवाए थे पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने। आगे देख लेंगे 7 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है अदीना मस्जिद, क्योंकि जो अदीना मस्जिद है ये मांडू में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है। अदीना मस्जिद ये पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है। जिसे कौन बनवाए थे, तो जिसे बनवाए थे सिकंदर शाह है। लाल दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो लाल दरवाजा स्थित है, लाल दरवाजा जौनपुर मस्जिद में स्थित है। दखिला दरवाजा कहेगा तो ये स्थित है कहाँ पे, बंगाल में। 3 दरवाजा कहेगा तो ये अहमदाबाद में स्थित है। आगे देख लेंगे, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे फिरोज शाह तुगलक। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे स्थित है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यह अहमदाबाद में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई, तो ये अपनाई गई थी कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच वाले क्षेत्र में। मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई, तो ये कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच वाले क्षेत्र में अपनाई गई थी। जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाई गई है ये बनी है द्रविड़ शैली में, और जो उत्तर भारत में मंदिर बनाई गई है ये बनी है नागर शैली में, और दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो बेसर शैली कहते हैं। 9 नंबर हो जाएगा, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है चौथ के नाम से। और चौथ क्या था, तो ये कर था जो कि शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पे लगाया गया था। सर देशमुखी भी ये भूमि राजस्व कर था जो कि मराठा के आक्रमण से बचने के लिए इसे दिया जाता था। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ये कांग्रेस के सबसे अधिक दिन तक रहने वाले अध्यक्ष हैं, जो कि 1940 से 1946 तक थे। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कहेगा तो ये हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद ही हो जाएंगे। सबसे युवा और सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले ये हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। भारत के आज़ादी के समय कहेगा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे JB कृपलानी। भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो ये हो जाएंगे C राजगोपालचारी। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भारत में 8 अगस्त 1942 में किया गया था, और इसी में अंग्रेजी सेना के द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत की गई थी। साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 में, जिसका विरोध किए थे लाला लाजपत राय, और इसी के विरोध में लाठीचार्ज होने के कारण इनको अधिक चोट आई थी, जिसके चलते इनका मृत्यु हो गया था। और कब हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था 1928 में। कहाँ पे, तो लाहौर में। जो नाविक विद्रोह कहेगा कि नाविक विद्रोह कब हुआ था, तो नाविक विद्रोह हुआ था 1946 में, और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। आगे देख लेंगे 12 नंबर है, 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले, तो ये फैला था समाजवाद का विचार। 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उसके कहा कि क्रांति से प्रमुख रूप से कौन सा विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैला था, तो ये फैला था समाजवाद का विचार। उस समय कहेगा रूस के जार कौन थे, तो जार थे निकोलस द्वितीय यानी कि रूस के राजा थे। रूसी क्रांति के नेता कहेगा तो ये हो जाएंगे BS लेनिन। ये कहता है फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, और ये हुआ था लुई सोराबा के कार्यकाल में। और फ्रांसीसी क्रांति से क्या लिया गया था, तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की नारा ली गई थी। 13 नंबर हो जाएगा, 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा, और ये किया गया था 1878 में।
आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन किए थे। और केवल आपसे पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो केवल ब्रह्म समाज कहेगा तो ये किए थे राजा राम मोहन राय, और ये कलकत्ता में किए थे 1828 में। आगे देख लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, बीजी वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित है? जो बीजी वर्गीय समिति जिसका गठन 1977 में किया गया, तो ये किससे संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा प्रसार भारती अधिनियम से। और प्रसार भारती अधिनियम लागू कब किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1997 में। दल बदल विरोधी कानून कब बनाया गया था? 1985 में, और ये बनाया गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत। पंचायती राज अधिनियम से कौन सी समिति संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति के संबंध हो जाएगा पंचायती राज अधिनियम से। और बलवंत राय मेहता समिति गठन करेगा तो ये हुआ था 1957 में। केंद्र राज्य से संबंधित समिति कहेगा तो ये हो जाएगा सरकारीय समिति या आयोग। और सरकारी आयोग के गठन हुआ था 1983 में। संबंध कहेगा तो केंद्र तथा राज्य से हो जाएगा। सरकारी आयोग अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो 1987 में सरकारी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश की थी। आगे देख लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का रिक्त हो तो राज्यसभा का बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस वक्त राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता करेंगे उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राष्ट्रपति के न रहने पे राष्ट्रपति के कार्य करेंगे, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 65 में। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 64 में। आगे देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 1992 के 73वां संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इस अधिनियम के तहत कौन सा मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा सी। यह सहभागी लोकतंत्र को प्रतिनिधिक लोकतंत्र में परिवर्तित करता है, जो कि गलत है। जो कि ये विकेंद्रीकरण, इसके तहत क्या किया गया था? तो विकेंद्रीकरण किया गया था। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के अतिरिक्त एक नए भाग 9 सम्मिलित किया गया, ये सही है। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप प्रदान किया, ये भी सही है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है, इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात पंचायतों का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये भी सही ऑप्शन, क्योंकि ये संबंधित है चुनाव से, यानी कि चुनाव होता है इसका गठन राज्य सरकार की इच्छा पर नहीं होता है, क्योंकि इसका चुनाव होता है। तो इसमें कह रहा था कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी इसमें गलत है। आगे देख लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1919 के अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, उसे देखना है। तो इसके अधिनियम 1919 के तहत असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। संयुक्त लोक सेवा के आयोग की स्थापना 1919 अधिनियम के तहत नहीं हुआ था। संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 अधिनियम के तहत नहीं हुआ था, बल्कि 1919 के अधिनियम के तहत केवल लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 में। और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना ये किया गया था अधिनियम 1935 के तहत 1950 में। अब से देख लीजिएगा, केवल कहेगा लोक सेवा आयोग की स्थापना इसका गठन किया गया था 1919 अधिनियम के तहत 1926 में। और वही कहा जाएगा कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 का अधिनियम के तहत 1950 में। बाकी ऑप्शन देखते हैं। 1919 के अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ? राज्य बजट केंद्रीय बजट से पृथक हुआ। प्रांतीय विषयों का 2 भागों में विभाजन हुआ। प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, और ये तीनों हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत। 18 नंबर है, सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें से सही सुमिलित नहीं है भाषाई प्रांत आयोग, इसका संबंध उषानाथ सेन से नहीं है। भाषाई प्रांत आयोग के संबंध कहेगा तो सरदार पटेल से हो जाएगा।
बाकी देखते हैं सदन समिति के संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा बी पटाभी सीतारामैया से। सदन समिति के संबंध हो जाएगा बी पटाभी सीतारामैया से। व्यापार समिति के आदेश ये इसका संबंध हो जाएगा के मुंशी से। और नागरिकता पर तटस्थ समिति का संबंध हो जाएगा एस वर्धाचारी से। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर, प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 21 के तहत। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 19 के ए में क्या है? तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो इसमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उसे समाप्त किया गया है। 20 नंबर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो जब लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति रहेगा उस समय अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति। लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसे लोकसभा के सदस्य ही मिलकर चुनते हैं, लेकिन लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 85 के 2 में किया गया है। लोकसभा को भंग करने का कहेगा कि आदेश किसके पास है या क्षमता किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 85 के 2 के तहत, और ये सलाह देते हैं भारत के प्रधानमंत्री। आगे देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो पंपास जो घास का मैदान है ये स्थित है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना और चिली ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। 22 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इधर है मरुस्थल और इधर देश है। तो इसमें कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो जो गिब्सन मरुस्थल है ये ब्राजील में नहीं स्थित है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ब्राजील के प्रमुख मरुस्थल हो जाएगा ब्रोकमैन कंसल्ट। सोनेरन हो जाएगा ये मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तकला मकान कहेगा तो ये चीन में स्थित है। और कराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुआ। स्वेज नहर के कुल लंबाई कहेगा तो 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर की कुल लंबाई कितना है? 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर बनना स्टार्ट हुआ था 1854 में। स्वेज नहर बनके तैयार हुआ था 1869 में। और स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण किसने किया था? कर्नल नासिर किए थे 1956 में। 24 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो ये बनता है मिसिसिपी नदी है इसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। और ये कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। नील नदी की देन किसे कहते हैं? नील नदी के देन मिस्र को कहा जाता है। नील नदी ये विश्व के सबसे लंबी नदी है। लंबाई कहेगा तो 6650 किलोमीटर है। डेनूब नदी किस सागर में गिरती है? तो ये गिरती है काला सागर में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 25 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है। काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि गलत है। काली मिट्टी जो है ये महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत ही पाई जाती है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि सही है। काली मिट्टी के निर्माण ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान के द्वारा हुआ है। बी नंबर देखते हैं। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप में एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, यानी कि
नमी धारण करने की काली मिट्टी में ऊंची क्षमता होती है। ये सही है, इसमें कह रहा था कौन गलत है, तो इसमें हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है। 2011 के जनगणना के अनुसार कह रहा है तो दोनों क्षेत्र यानी कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम किसमें है, तो हरियाणा राज्य में है। और सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है हरियाणा में। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पे 1000 पुरुष पे 879 महिला हैं। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कहेगा तो केरल हो जाएगा। यहाँ पे 1000 पुरुष पे 284 महिलाएं हैं। जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य के है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के, लगभग 20 करोड़। 27 नंबर देखेंगे संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होती है। तो संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब ऊंचे होती है। आदर्श अमीटर के प्रतिरोध क्या होगा, आदर्श अमीटर के प्रतिरोध होता है 0 और आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध कहेगा तो अनंत होता है। आगे देखेंगे द्रव्य तथा गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है, यानी कि द्रव्य और गैस में जो ताप का संवहन, जो ताप एक दूसरे से ट्रांसफर के मुख्य कारण क्या है, तो ये हो जाएगा संवहन। और संवहन विधि से ही वायुमंडल गर्म होता है, या जो चाय बनाने वाला केतली होता है ये संवहन विधि से ही गर्म होता है। संवहन विधि में ऊष्मा के सर्वाधिक हानि होता है। ठोस में ऊष्मा का परिवहन कैसे होता है, तो ये होता है चालकता या चालक विधि द्वारा। जो पृथ्वी गर्म होता है ये गर्म होता है विकिरण विधि के द्वारा। 29 नंबर हो जाएगा किसी पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं घनत्व। किसी पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या है, तो ये एक अदिश राशि है। दाब भी अदिश राशि है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल क्या है, तो बल जो है ये सदिश राशि है। उत्प्लावन के सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज दिए थे। द्रव्यमान का माप क्या होता है, जो द्रव्यमान के माप होता है ये होता है जड़त्व। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है, तो ये तत्व हो जाएगा गंधक। और गंधक को तांबा का शत्रु भी कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कहेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा और ये पाई जाती है 78%। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कहेगा क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन गैस ये फूलों के रंग उड़ा देता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन हो जाएगा। 31 नंबर हो जाएगा अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यानी कि अस्पताल से जो कचरा निकलता है उसे सफाई करने के लिए या उसे खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो ये हो जाएगा भस्मीकरण। भस्मीकरण क्या है, तो इसमें अपशिष्ट पदार्थ में मौजूद कार्बनिक पदार्थ का दहन किया जाता है। भस्मीकरण में अपशिष्ट पदार्थ में मौजूद कार्बनिक पदार्थ का दहन किया जाता है। और उसे जलाने से क्या होता है, तो उससे जलाने से वायु में प्रदूषण होता है। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो प्रोटियम जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है और इसमें न्यूट्रॉन की मात्रा कितनी होती है, तो 0 होती है। एक भी नहीं रहता है, नहीं कि 0 होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और ये हो जाएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन रेडियोधर्मी है, तो जो हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्रिटियम है ये रेडियोधर्मिक समस्थानिक है। 33 नंबर हो जाएगा निम्न में कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है, तो ये हो जाएगा F यानी कि लोहा। निम्न में कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है, तो ये हो जाएगा लोहा। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो ये होती है मैग्नीशियम। सोडियम मानव शरीर में सोडियम के अधिकता से रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में सोडियम के अधिकता से क्या होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। कैल्शियम के कारण मानव शरीर की हड्डी मजबूत होता है।
और कैल्शियम की कमी से हड्डी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। 34 नंबर देखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। एवोगाड्रो के नियम में क्या होता है, तो इसमें सब बराबर होता है। 35 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है, तो इसमें एनिलिडा जो है कशेरुकी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। एनिलिडा संघ के कहेगा जीव कौन सा है, तो ये हो जाएगा जोंक और केचुआ। और कछुआ छिपकली किसके अंतर्गत आता है, तो सरीसृप संघ में। मत्स्य में सभी मछली आ जाएगी। आगे देखेंगे, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैली पदार्थ एवं औषधि को अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। कह रहा है कि कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैली पदार्थ एवं औषधि को अविष रहित करने की मुख्य भूमिका निभाता है, तो ये निभाता है चिकनी अंतर्द्रवी जलिका। चिकनी अंतर्द्रवी जलिका। गोल्जिकाय को या गोल्जी उपकरण को क्या कहते हैं, गोल्जिकाय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। गोल्जिकाय को क्या कहा जाता है, कोशिका के ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या इसे कोशिका के एटम बम भी कहते हैं। रसधनी में क्या होता है, तो रसधनी में संग्रहण करना होता है, यानी कि संग्रहण होता है। आगे देख लेंगे, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है गोल्जिकाय उपकरण द्वारा और रुक्ष अंतर्द्रवी जलिका द्वारा। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है रुक्ष अंतर्द्रवी जलिका द्वारा और गोल्जिकाय उपकरण द्वारा। इसमें हो जाएगा ए और बी। कोशिका झिल्ली ये सभी कोशिका में उपस्थित होता है। 38 नंबर हो जाएगा, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे गोल्जी उपकरण। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होता है उसे कहते हैं गोल्जी उपकरण। प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटीन के फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। लवक क्या है, लवक कहाँ पर उपस्थित होता है, ये पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। आगे देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है, तो इसमें जो गमन है ये रसधानी का कार्य नहीं है। गमन पेशी ऊतक के कारण होता है। रसधानी के कार्य देखते हैं, तो इसका हो जाएगा संग्रहण, कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान, अपशिष्ट उत्सर्जन, ये तीनों क्या है, तो रसधानी का कार्य है। 40 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है। जीवाणु के जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज से नहीं बनी होती है। किसका बनी होती है, तो जो शैवाल, हाइड्रिला एवं कैक्टस एवं आम वृक्ष, इसकी से जो कोशिका भित्ति है ये तीनों की कोशिका भित्ति सेलुलोज के बनी होती है। और किसका नहीं बनी होती है, तो जीवाणु का। कवक के कहेगा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन का। आगे देखेंगे, 41 नंबर हो जाएगा, वह अंगक जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, तो हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। बाकी हरित लवक, गोल्जी उपकरण और केंद्रक में होता है। हरित लवक का उपयोग जो पेड़ पौधे हैं ये प्रकाश संश्लेषण के रूप में करते हैं। गोल्जी उपकरण को कोशिका के ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे 1831 में। आगे देख लेंगे, 42 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए, तो इसमें विसंगत कथन हो जाएगा, पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, यही क्या है, तो ये विसंगत है। बाकी देखते हैं, अर्ध परागम्य झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थ की मात्रा से प्रभावित होती है। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। आगे देखेंगे, 43 नंबर हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में प्रक्रिया और सूची 2 में क्या है, परिणाम है। अपघटन का संबंध किससे हो जाएगा, अपघटन का संबंध हो जाएगा
मार्स गैस से, यानी कि CH4 से। वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन के का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध हो जाएगा जल वाष्प से। श्वसन के परिणाम से क्या होता है, तो श्वसन के परिणाम से क्या प्राप्त होता है, तो CO2। और प्रकाश संश्लेषण के परिणाम से प्राप्त होता है ऑक्सीजन। जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है जल से। मीथेन को कौन सी गैस बोलते हैं, तो मीथेन का अन्य नाम हो जाएगा मार्स गैस। जलवाष्प अधिक होने पर आर्द्रता अधिक होती है। जलवाष्प अगर अधिक होगा तो आर्द्रता क्या होगी, अधिक होगी। आगे देख लेंगे 44 नंबर हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के तहत हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने की प्रावधान करती है, ये सही है। दूसरा कथन हो जाएगा, धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है, जो कि जमानत की संभावना की अनुमति देता है, जो कि गलत है, ये नहीं देता है। इसमें केवल एक सही था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन जाएंगे, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को दक्षिण क्या कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के इसे गांधी कहते हैं। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। संसद की उस पार या संसद की रपटीली राह पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। संसद के उस पार या संसद की रपटीली राह पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। विंग्स ऑफ फायर कहेगा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। गाइड और मालगुडी डेज ये दोनों पुस्तक के लेखक कहेगा तो RK नारायण हो जाएंगे। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। तो श्रीनगर के आभूषण के नाम से डल झील को जाना जाता है। डल झील और नागिन झील ये दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोकटक झील कहेगा तो ये मणिपुर में स्थित है। वेम्बनाड झील स्थित है केरल में। आगे देख लेंगे 47 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में स्थित है और भारत भवन भी भोपाल में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहेगा तो मैसूर में स्थित है। मैसूर के नाम बदलकर कर्नाटक किया गया था 1973 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये नई दिल्ली में है। 48 नंबर है, भारतीय पुनर्जागरण से मुक्त कौन प्रभावित हुए थे। तो ये प्रभावित हुए थे नगरीय मध्यम वर्ग। भारतीय पुनर्जागरण से मुक्त कौन प्रभावित हुए थे, नगरीय मध्यम वर्ग। और कहेगा भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है। तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। आगे देख लेंगे 49 नंबर, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो ये किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तीव्र आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तीव्र आर्थिक विकास ये मुख्य इसकी विशेषता थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषता कहेगा तो इसके तहत सामाजिक न्याय एवं समानता पर जोर दिया गया। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक विचार किया जाता है। न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है निर्धारित करने के लिए किस किस पर विचार करते हैं। तो ये हो जाएगा लागत मूल्य, अंतर फसल मूल्य क्षमता, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति। इसमें सभी हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के लिए लागत मूल्य पर विचार किया जाता है, अंतर फसल मूल्य क्षमता पर, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति पर, ये सभी इस पर विचार करते हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये जारी कौन करता है। तो ये जारी करता है आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति। आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति। और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल बना है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।